मेरी नेपाली पत्नी मेरी मिठाई की दुकान पर बैठती तो 1 घंटे में सारी मिठाई बेच देती। मैं यह देखकर बहुत हैरान होता था, क्योंकि जब मैं दुकान पर बैठता तो कोई भी ग्राहक दुकान पर मिठाई खरीदने नहीं आता। अब रोज़ मेरी पत्नी ही दुकान पर बैठती और 1 घंटे में सारी मिठाइयाँ बेच देती। ये राज जानने के लिए एक दिन मैं साड़ी पहनकर औरत बनकर मिठाई लेकर आया, तो मिठाई का डब्बा खोलते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें मेरा नाम पूरब है। मैं कुछ सालों पहले दिल्ली में नौकरी करने के लिए गया था। मैं वहाँ पर फैक्ट्री में नौकरी करता था और मुझे वहाँ पर एक नेपाली लड़की मिल गई। वह मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए शादी कर ली। लेकिन उस लड़की की फैमिली नेपाल में ही रहती थी। मेरी शादी के 1 साल बाद फैक्ट्री में एक हादसा होने की वजह से मेरा एक हाथ कट गया। मेरा एक हाथ कट जाने की वजह से मैं लाचार हो गया था। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन था। उससे पहले मैं अच्छे पैसे भी कमाता था। मैं अपनी फैमिली को भी पैसे भेजा करता था। लेकिन अब मेरा एक हाथ नहीं था और मेरी एक टांग में फ्रैक्चर भी हो गया था, जिससे मैं चल तो पाता था, लेकिन मुझे चलने में बहुत दिक्कत होती थी और मैं लाचार हो गया था। अब जबकि मेरी शादी हो गई थी और मेरा कोई ऐसा सहारा नहीं था जो मुझे कमा कर दे सकता, इसलिए अब मुझे ही कुछ करना था। मेरी पत्नी ने मुझे आइडिया दिया, क्यों ना मैं मिठाई बनाऊं और आप हमारे इस छोटे से घर में दुकान खोलकर वहीं पर मेरी बनाई हुई मिठाई बेच दिया करो। मुझे अपनी पत्नी का यह आइडिया पसंद आया और इसलिए मैंने मिठाई बेचना शुरू कर दिया। मेरी पत्नी सारा दिन घर में रहती और मैं दुकान में बैठकर मिठाई बेचा करता था। मुझे यह काम करते हुए लगभग 10 दिन हो गए थे, लेकिन मेरी सारी मिठाई रखी की रखी रह जाती थी। मेरा एक जानने वाला था जो मिठाई बनाने का सामान मार्केट से लाकर मेरी पत्नी को देकर चला जाता था। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि शुद्ध मिठाई बनाया करो, मिठाई में कभी मिलावट मत करना, क्योंकि मैं बहुत ईमानदार इंसान था और सारे काम ईमानदारी से करता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी मिठाई से लोगों को कोई नुकसान पहुंचे। मैंने अपनी पत्नी से कहा, पहले ही मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है, इसलिए मैं कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। शुद्ध मिठाई ही बेचूंगा, जिससे लोगों को नुकसान नहीं पहुंचे। लेकिन मुझे अपनी दुकान पर बैठे हुए पूरा पूरा दिन गुजर जाता था, कोई मिठाई खरीदने ही नहीं आता था। हमारे घर में एक ही फ्रिज थी, वह भी छोटी थी, और मैं बासी मिठाई अपने कस्टमर को नहीं बेचना चाहता था। मेरी पत्नी कहती कि अगर हम मिठाई फ्रिज में नहीं रखेंगे तो ख़राब हो जाएगी। इसलिए उसने सारी मिठाई ली और मोहल्ले के सारे बच्चे को बांट दी। मेरी पत्नी का नाम यामिनी था और वह नेपाली थी, लेकिन यहाँ पर वह अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ आई हुई थी। तब मैं अपनी फैक्ट्री में काम करता था। मुझे वह पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने उससे शादी करने के लिए कहा। यामिनी ने जब अपने माता पिता से हमारे बारे में बात की, तो उसके माता पिता भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए थे, और जब मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा तो वह भी हमारी शादी के लिए तैयार हो गए थे। हमने बड़ी सादगी से ही शादी की थी। हम दोनों शादी के कुछ दिन बाद ही दिल्ली के लिए निकल गए थे। अब जबकि मैं दिल्ली में ही काम करता था, इसलिए मैंने एक किराए का मकान ले लिया। यामिनी के साथ इस किराए के मकान में शिफ्ट हो गया था। वह यहाँ की हर चीज़ को जानती थी और उसे यहाँ के हर रास्ते के बारे में मालूम था। वह बहुत ही खूबसूरत थी और मैं भी कोई कम खूबसूरत नहीं था। मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ। मेरे मम्मी पापा ने यामिनी को कहा भी था कि तुम हमारे साथ चलो, लेकिन वह मेरा साथ छोड़कर कहीं नहीं गई और मेरी शादी के पूरे 1 साल बाद मेरे साथ हादसा हो गया था, जिसकी वजह से मेरा एक हाथ कट गया और एक टांग में फ्रैक्चर हो गया। यहाँ दिल्ली में मैं किसी को नहीं जानता था, लेकिन यामिनी की यहाँ पे सबसे जान पहचान थी। अब जब मेरे साथ यह हादसा हो गया तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे बहुत कहा कि तुम गांव वापस आ जाओ, लेकिन मैं गांव वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि गांव में मुझे अपने हिसाब का कोई काम नहीं मिल रहा था। मैं पढ़ा लिखा नहीं था और मेरा मानना यह है कि अनपढ़ इंसान की कोई वैल्यू नहीं होती। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें नौकरी आसानी से नहीं मिल पाती, इसलिए मैं चुपचाप दिल्ली चला आया था और यहाँ पर एक फैक्ट्री में नौकरी कर रहा था। यहाँ मुझे पैसे अच्छे मिल जाते थे, इस वजह से मेरे घर के हालात भी बेहतर हो गए थे। मेरे मम्मी पापा भी खुश रहने लगे थे। हमारे घर से गरीबी दूर हो गई थी। अब मुझे दिल्ली की ही आदत पड़ गई थी। मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता था। मैं गांव जाकर अपने मम्मी पापा पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मेरे मम्मी पापा भी बूढ़े हो चुके थे। घर में मेरे एक भैया भाभी भी रहते थे
वह लोग सोचते कि अब यह लाचार हो गया है और हम पर बोझ बनने के लिए हमारे पास आ गया है। इसकी मजबूरी है, इसलिए हमारे पास आ गया है। लेकिन मैं तो बहुत ईमानदार और खुददार इंसान था, इसलिए मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहता था। मैंने यामिनी से कहा, मैं नहीं जाऊंगा, दूसरा काम कर लूँगा। अभी मेरे पैर का फ्रैक्चर ठीक नहीं हुआ था। मैं बैठकर मिठाई बेचने लगा था। कोई दूसरा काम भी मुझे नहीं आता था। जब इंसान का हाथ नहीं होता तो भला कोई दूसरा काम कैसे कर सकता है। मेरा दायां हाथ कट गया था। मैं बहुत मजबूर और लाचार हो गया था। मैं मिठाई बेचने की बहुत कोशिश करता, लेकिन मेरी मिठाई बिक नहीं रही थी। बची हुई मिठाई तो हमें बच्चों में बांटना पड़ जाता था। मैं बहुत परेशान हो गया था। पूरे 10 दिन से मिठाई रोज़ बच्चों में बांटनी पड़ रही थी। मैं बहुत परेशान था, क्योंकि इस तरह से तो कुछ नहीं होने वाला था। जो मेरे रखे हुए पैसे थे वो मिठाई के सामान में खर्च हो चुके थे। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरे पास अब पैसे भी नहीं बचे थे। यामिनी बहुत अच्छी थी। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी और बड़ी मेहनत से मिठाई तैयार करती थी। इस हादसे के बावजूद भी वह मेरी बहुत मदद कर रही थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगी और हमेशा इसी तरह से मेरा साथ देगी। मैं तो बिल्कुल लाचार हो गया था, इसलिए मेरे सारे काम भी वही किया करती थी। उसे घर के काम भी करने होते थे और मेरे काम भी करने होते। अब तो वह मिठाई भी बनाने लगी थी। वह बहुत सीधी और मेहनती थी। इस मुश्किल की घड़ी में भी मेरा बहुत साथ दे रही थी। अगले दिन भी यही हुआ कि मेरी मिठाई नहीं बिक सकी और ख़राब होने के डर से यामिनी ने उसे बच्चों में बांट दिया। वह कहने लगी, इस तरह से तो रोज़ हमारा नुकसान होता चला जा रहा है और अब आगे मिठाई के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। इस तरह से कैसे काम चलेगा और हमारे आने वाली ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। मेरे पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। उससे बात करते करते मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और वह भी रोने लगी थी। वह मुझे बहुत तसल्ली देने लगी। कहने लगी, फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान सब ठीक कर देगा। आप परेशान क्यों होते हो? मैं हूँ ना आपके साथ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह हिंदी भाषा भी बोलना जानती थी। वह बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसे देखकर तो मुझे कभी कभी यह अफसोस होता कि कहीं मेरी पत्नी यह ना सोचे कि मैं अब उसके काबिल नहीं रहा, और मुझे यह डर लगने लगा था कि कहीं वह मुझे छोड़कर ना चली जाए। लेकिन वह कहती थी कि तुम फिक्र मत करो, मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं सब ठीक कर दूँगी। मैं हमेशा आपका साथ दूँगी और कभी बुरे हालात में आपको अकेला छोड़कर नहीं जाऊँगी। लेकिन आगे क्या होगा, मुझे इसी बात की चिंता रहने लगी थी। फिर उसने मुझे एक हल बताया, जिसे सुनकर मैं नाराज़ भी हो गया था। मैंने उससे कहा कि मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी को दूसरा कोई मर्द देखे, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी जगह मिठाई बेचती हूँ। मैंने कहा कि मुझे यह बात पसंद नहीं है कि तुम दुकान पर बैठकर मिठाई बेचो और दूसरे मर्द आकर तुम्हारी तरफ नज़र डाले। यह बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और यह आइडिया तुम्हारे दिमाग में आखिर कहाँ से आया? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा और तुम्हें कभी दुकान पर बैठने की परमिशन नहीं दूंगा। वह कहने लगी, यह हमारी दुकान नहीं है, बल्कि यह तो हमारे घर में बना हुआ छोटा सा कमरा है और मुझे कहीं दूसरी जगह तो नहीं जाना है। अपने घर में बैठकर ही तो मिठाई बेचनी है। लेकिन मैं आगे नहीं बैठूंगी, मैं साइड में होकर बैठ जाया करूंगी। मोहल्ले की औरतों को अगर पता चलेगा कि इस दुकान पर औरत बैठकर मिठाई बेचती है, तो आदमियों के साथ साथ औरतें भी मिठाई लेने आया करेगी। मर्द तो ज़्यादातर नौकरी पर चले जाते हैं, इसलिए औरतों को भी मिठाई की ज़रूरत होगी। वह खुद ही आकर ले जाया करेगी। उसकी यह बात तो बिल्कुल सही थी कि औरत को देखकर औरत दुकान से मिठाई लेकर चली जाएगी, और यह बात भी ठीक थी कि यह कोई दुकान नहीं है, बल्कि यह तो हमारे घर का कमरा था। यामिनी अपने घर में ही तो बैठेगी। फिर भी मुझे यह बात पसंद नहीं थी, लेकिन हालात के बारे में सोचते हुए मैंने उसको परमिशन दे दी। फिर अगले दिन मुझे खबर मिली कि नेपाल से मेरी पत्नी की बहन नताशा आ रही हैं। वह मेरी तबीयत देखने के लिए आ रही थी। वह आते ही कुछ देर तक अपनी बहन के साथ बैठी रही। उसके बाद मेरे पास आकर बैठकर मेरे साथ बातें करती रही। नताशा मेरी पत्नी की छोटी बहन थी। मेरी पत्नी ने अपनी बहन को हमारे घर की परेशानी भरे हालात के बारे में सुनाना शुरू कर दिया। मैं यही सोच रहा था कि मेरी साली सोचेगी, यह लड़का मेरी बहन को परेशान रख रहा है। जब मेरी पत्नी ने अपनी बहन को बताया कि वह मिठाई की दुकान पर बैठना चाहती है, तो उसकी बहन को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं हुआ। वह कहने लगी, अगर यह दुकान पर बैठ जाएगी तो कोई बात नहीं, और वैसे पत्नी ही तो पति के बुरे हालात के वक्त काम आती है। अगर वह आपका साथ दे रही है तो इसमें क्या बुरी बात है? और फिर अगर आपकी पत्नी ही आपका साथ नहीं देगी तो फिर आपका साथ कौन देगा?
क्योंकि इस अनजान शहर में आपका कोई भी नहीं है। मैं तो अभी भी आपसे यही कहती हूँ कि आप इस शहर से नेपाल आ जाओ या फिर अपने माता-पिता के पास चले जाओ। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है यामिनी का दुकान पर बैठना, तो फिर आपको जो ठीक लगे आप वह कर लो। आप दोनों अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। हमें तो कोई परेशानी नहीं है। हम इस बारे में किसी को नहीं बताएँगे कि यामिनी दुकान पर बैठती है। मेरी साली ने मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं उसको परमिशन दे देता हूँ। मेरी साली 4 दिन हमारे घर ठहरकर जाने लगी, तो जाते-जाते उसने अपनी बहन से कहा कि वह अगले महीने फिर से हमारे घर आएगी। मैंने यामिनी से कहा कि सब ठीक तो है, तुम्हारी बहन इतनी जल्दी नेपाल से दिल्ली क्यों आएगी? तुम्हें उससे क्या कोई पर्सनल काम है? तो मेरी पत्नी कहने लगी, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल उसकी ननद यहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ती है, इसलिए वह अपनी ननद से मिलने कभी-कभी आ जाती है और हम लोग भी यहीं रहते हैं, तो वह अपनी ननद से मिल लेती है और हम लोगों से भी मिल लेती है। मैंने यामिनी से कहा कि चलो ठीक है, यह तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं तो अभी कहीं जाने की हालत में नहीं था। डॉक्टर ने मुझे सफ़र करने के लिए मना किया था और फिर मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मैं सफ़र कर भी नहीं सकता था और यामिनी को उसके मायके वालों से भी मिलवाने के लिए नहीं लेकर जा सकता था। अच्छी बात थी कि उसके मायके वाले खुद यहाँ आने लगे थे। इसमें मेरा ही फ़ायदा था कि वो अपने घर वालों से यहीं पर मिल लेगी। मुझसे अपने मायके जाने की जिद नहीं करेगी। अगले दिन मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उससे कुछ पैसे उधार मांगे, क्योंकि मेरे पास मिठाई के सामान के लिए पैसे बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे। आज जो मेरे पास मिठाई रखी हुई थी, अगर यह नहीं बिकती तो फिर कल पता नहीं हम क्या करते, क्योंकि हम लोग वैसे ही नुकसान में जा रहे थे। यामिनी पहले आस पड़ोस के लोगों के यहाँ चक्कर लगाकर आई थी। कहने लगी, मैं थोड़ी देर पड़ोस की औरतों के पास बैठने के लिए जा रही हूँ। मैंने कहा, तुम क्यों जा रही हो? तो कहने लगी कि मैं लोगों के घरों में जाकर कहकर आऊँगी कि वह मेरे हाथ की शुद्ध बनी हुई मिठाई है। मेरी मिठाई खाने से आप लोगों को कोई बीमारी नहीं होगी और ना ही मेरी मिठाई में कोई मिलावट होगी। यह बात अभी तक लोगों को नहीं पता है। लोगों को लगता है कि हम मार्केट से ही मिठाई खरीद कर बेचते हैं, तभी कोई हमारी मिठाई खरीदने नहीं आता है। जब लोगों को यह पता चलेगा कि घर की बनी हुई मिठाई है और शुद्ध है, तो लोग चलकर खुद आएंगे हमारे पास और हमारी मिठाई को टेस्ट करेंगे। जब टेस्ट करेंगे तो उन्हें मिठाई बहुत पसंद आएगी। उसके बाद हमारी मिठाई की बिक्री होने लगेगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब औरतों को पता चलेगा कि मैं मिठाई बेच रही हूँ, तो औरतें भी यहाँ पर मिठाई लेने के लिए आ जाया करेगी। आप बस भगवान से प्रार्थना करो कि आज यह मिठाई बिक जाए। हमारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद वह मिठाई की दुकान पर बैठ गई। एक औरत आई तो यामिनी ने उसे मिठाई दी। मेरी पत्नी इस बात से बहुत खुश हुई। मैंने उससे कहा कि एक कस्टमर से काम नहीं चलेगा। आज अगर हमारी यह सारी मिठाइयाँ नहीं बिकेगी, तो कल की मिठाई बनाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी आज की सारी मिठाइयाँ बिक जाए, ताकि हम नुकसान में ना आए। मैं बैठे बैठे बहुत थक गया था और टेंशन की वजह से मेरे सर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। इसलिए मैं आराम करने के लिए कुछ देर अपने कमरे में जाकर लेट गया। मैं जब आराम करने के लिए लेट गया तो मुझे नींद आ गई। अचानक जब मेरी आँख खुली तो मुझे सोते हुए 4 घंटे हो गए थे। मैं घबराकर अपनी दुकान पर गया। मैं यही सोच रहा था कि आज भी मिठाई नहीं बिकी होगी। मैं उससे कहने लगा, क्या हुआ, आज भी मिठाई नहीं बिकी होगी? तो वो मुस्कुराने लगी। कहने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज मैंने सारी मिठाइयाँ बेच दी है। और उसने सारे पैसे उठाए और मेरी तरफ बढ़ाने लगी। मुझे तो यह सब देखकर बड़ी हैरानी हुई। मैंने जब दुकान की तरफ नज़र घुमाई तो दुकान की सारी मिठाइयाँ खत्म हो चुकी थी। यह बात सच थी कि उसने सारी मिठाइयाँ बेच दी थी और वह इस बिकी हुई मिठाई के पैसे मुझे दे रही थी। मैं हैरान रह गया था कि इन 3-4 घंटे में मेरी दुकान खाली हो गई थी। मुझे लगा कि मेरी पत्नी मजाक कर रही है या फिर मैं कोई सपना देख रहा हूँ। हमारी सारी मिठाइयाँ लगभग 15,000 की बिक गई थी। यामिनी ने कहा कि इनमें से आधे पैसे मुझे दे दो, ताकि मैं कल की मिठाई बनाने का सामान ला सकूं। मैंने आधे पैसे उसको दे दिए और वह खुद सामान के लिए घर से निकल गई। मैं बड़ा हैरान था कि आज हमारी सारी मिठाइयाँ बिक गई थी। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था। जब यामिनी दुकान पर मिठाई बेचने के लिए बैठती तो सारी मिठाइयाँ बिक जाती थी। मेरी दुकान पर औरतें और मर्द दोनों ही मिठाई खरीदने के लिए आते थे। लोग काफ़ी खुशी खुशी मिठाई लेकर जाने लगे थे
और हमारी मिठाई की दुकान पर भीड़ लगी रहती थी। हमारे घर के हालात सुधरने लगे थे। हमारे पास काफ़ी पैसे इकट्ठे हो गए थे। उसके बाद यामिनी ज़्यादा सामान लेकर आती और सारी रात किचन में खड़े होकर मिठाई बनाती और डब्बे में ही मिठाई रखकर उसको पैक कर दिया करती थी। उसका कहना था कि खुली हुई मिठाई पर कीड़े बैठते हैं जिनसे बीमारियां फैलती है। हमें इस काम को करते हुए लगभग 6 महीने हो गए थे और हर महीने मेरी साली भी आती थी। वह हमारे इस काम से बहुत खुश हुई थी। नताशा कहने लगी कि हमें बहुत खुशी हुई है कि आपके घर के हालात बदल गए हैं, वरना तो लोग इस तरह के हादसे हो जाने के बाद अपने अंदर की हिम्मत को ख़त्म कर देते हैं और अपने रिश्तेदारों से उम्मीद लगाने लगते हैं। आप दोनों ने तो खुद मेहनत करके सब कुछ ठीक कर लिया, यह तो बहुत अच्छी बात है। नताशा बहुत खुश हुई थी। वह हर महीने हमारे घर आने लगी थी। एक दिन वह घर आई हुई थी और वह दोनों दूसरे कमरे में बैठी हुई आपस में बातें कर रही थी। तभी अचानक मैं उनके कमरे में चला गया। मैंने देखा कि नताशा अपनी बहन को एक छोटा सा बैग दे रही थी। जैसे ही मैं अंदर गया तो अचानक उसने उस बैग को छुपा दिया। उन दोनों की नज़र जैसे ही मुझ पर गई थी, यामिनी घबरा गई और उसने अपनी बहन को इशारा किया और मुझे बातों में लगा लिया। नताशा बहुत शातिर थी। वह चुपचाप उस बैग को उठाकर ऊपर वाले कमरे में लेकर चली गई। मैंने यामिनी से पूछा कि इस बैग में क्या है, तो वह कहने लगी उसका कुछ पर्सनल सामान है, वह ऊपर स्टोर रूम में रखने जा रही है। उन दोनों को शायद पता नहीं था कि मैं उनकी चालाकी समझ गया था। वह दोनों मुझसे कुछ छुपा रही थी। उस बैग में कुछ ज़रूर ऐसा था कि वह मुझे बताना नहीं चाह रही थी। हमारा स्टोर रूम ऊपर बना हुआ था। मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था, इसकी वजह से मैं सीढ़ियों तक नहीं चढ़ सकता था। वह दोनों ही मुझसे झूठ बोल रही थी। मैं चाहता था कि ऊपर जाकर देखूं इस बैग के अंदर क्या है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता था। उन दोनों ने मुझे बातों में ऐसा लगाया कि मैं उस बैग वाली बात को बिल्कुल भूल गया। सुबह में मुझे पता चला कि 2 घंटे बाद नताशा नेपाल जा रही है। जब वो चली गई तो मैंने यामिनी से कहा कि वह अपना पर्सनल सामान लेकर नहीं गई, तो उसने कहा कि नहीं, वह शायद अपना सामान भूल गई है। कोई बात नहीं, अगली बार आएगी तो ले जाएगी। जबकि मैं अच्छी तरह समझ गया था कि उस बैग के अंदर कोई पर्सनल चीज़ नहीं है, वह एक छोटा सा बैग था। वैसे नताशा बहुत अच्छी थी। वह मेरी फिक्र करती थी और अपने पति के साथ ही हमारे घर आती थी। मेरे दिमाग में सिर्फ यही बात घूम रही थी कि उसने जो बैग यामिनी को दिया था, उसके अंदर ऐसा क्या था और वह दोनों मुझसे छुपा क्यों रही थी। मैं समझ गया था कि ज़रूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मुझे अपनी ससुराल वालों से कोई मदद नहीं लेनी थी। मैंने यामिनी को अच्छी तरह से समझाया हुआ था कि मुझे कभी भी तुम्हारे मायके वालों से कोई मदद नहीं चाहिए, चाहे मेरा दूसरा हाथ भी क्यों ना कट जाए। तुम्हारे लिए और अपने लिए सब कुछ मैं ही करूँगा, कभी हिम्मत नहीं हारूंगा। अब मैं थोड़ा चल फिर सकता था क्योंकि मेरे पैर का फ्रैक्चर थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगा था। धीरे धीरे मैं इतना काबिल तो हो ही चुका था कि खुद को संभाल लिया करता था। एक दिन मेरे दिमाग में वही बात आ गई कि उस बैग के अंदर क्या है, और अब तो मुझे इस बात पर भी शक होने लगा था कि यामिनी ऐसा क्या करती थी जो उसकी मिठाई रोज़ के रोज़ 3-4 घंटे में बिकने लगी थी। जब मैं बैठता था तो कोई मुझसे मिठाई खरीदने के लिए नहीं आता था। ऐसा भी नहीं था कि यामिनी अपने आप को दिखाने के लिए दुकान पर बैठती थी। वह जब दुकान पर बैठती तो अपने चेहरे पर मास्क लगा लिया करती थी ताकि उसके खूबसूरत चेहरे को कोई ना देख सके। वह भी दूसरे मर्दों के सामने नहीं आना चाहती थी क्योंकि वो बहुत शर्मीली थी। ऐसा भी नहीं था कि आसपास के आदमी यह सोचकर आ रहे थे कि इस दुकान पर औरत बैठती हैं। आदमियों से ज़्यादा तो औरतें आती थी। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था। वह हर रोज़ आराम से मिठाई बेचती और जितने पैसे होते सब लाकर मुझे दे दिया करती। फिर दुकान बंद करने के बाद अगले दिन की मिठाई बनाने के लिए मार्केट से सामान लेने जाती थी। हमारी दुकान की मिठाइयाँ बिकते हुए लगभग 1 साल गुजर चुके थे। अब मैं ठीक से चल रहा था। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। वो वैसे तो मेरे साथ डॉक्टर के यहाँ जाती थी, लेकिन मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं खुद चला जाऊँगा, तुम दुकान पर बैठो। उसने कहा कि ठीक है, आप चले जाओ। अगर आपको अकेले जाना बेहतर लगता है तो मुझे वैसे भी मिठाई बेचनी है। कल होली है, कस्टमर ज़्यादा आएंगे। मैंने कहा ठीक है, तुम अपने काम से फ्री हो जाओ, हम दोनों डिनर करने आज बाहर जाएंगे। यह बात सुनकर वह खुश हो गई थी और मैं भी घर से बाहर निकल आया। मैं मार्केट चला आया और मार्केट से मैंने एक साड़ी खरीदी। साड़ी मैंने इसलिए खरीदी थी क्योंकि मैं साड़ी पहनकर अपनी पत्नी की दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए जाना चाहता था।
मैंने एक सुनसान जगह पर खड़े होकर साड़ी पहन ली और घूंघट डालकर अपने चेहरे को अच्छी तरह से छुपा लिया। मैं बड़ी खामोशी से अपनी पत्नी की दुकान पर आ गया था और अपने आप को इस तरह से कर लिया था कि कहीं वो मुझे पहचान ना जाए। मैंने औरत जैसी आवाज़ निकाल कर कहा, मुझे 1 किलो मिठाई चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मुझे यह जानना था कि कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही है। अगर उसने मुझसे पैसे ले लिए और मुझे मिठाई दे दी तो मैं समझ जाऊंगा कि मामला क्या है। मुझे उस पर शक हो रहा था क्योंकि मैं भी तो उसी दुकान पर बैठा करता था जिस पर मेरी पत्नी बैठती थी। फिर मुझसे कोई मिठाई क्यों नहीं खरीदता था और उससे क्यों खरीद रहा था? बस यही बात मुझे परेशान कर रही थी और यही सब जानने के लिए मैंने साड़ी पहनकर औरत के रूप में अपनी पत्नी के पास मिठाई लेने के लिए आया था। उसको भी यही लगा कि मैं एक औरत हूँ। उसने कहा कि मैंने आपकी 1 किलो मिठाई पैक कर दी है। इसके अलावा वह आपको कितनी देनी है? मैंने कहा कि क्या कितनी देनी है? तो मेरी पत्नी कहने लगी, वहीं 1 किलो देनी है या 2 किलो देनी है? मैंने कहा कि 1 किलो दे दो, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था कि वह किस चीज़ के बारे में बात कर रही है। इसलिए मैंने वह चीज़ भी 1 किलो पैक करवा ली थी। मैं पैसे देकर वापस आ रहा था तो वह कहने लगी, आप दोबारा वापस आना, आपको यह चीज़ बहुत पसंद आएगी क्योंकि यह प्योर माल है। मैं वह सामान लेकर अपने दोस्त के घर चला गया। वहाँ जाकर मैंने उसके कमरे में बैठकर जब वह सामान खोला तो मिठाई के डब्बे में तो मिठाई ही मौजूद थी, लेकिन जब मैं दूसरा वाला डब्बा खोला तो मैं हैरान होकर रह गया क्योंकि उसके अंदर 1 किलो फिटकरी मौजूद थी। मेरा दोस्त भी वहीं पर मौजूद था और वह फिटकरी को देखकर हैरान रह गया, जबकि मैं फिटकरी को देखकर हैरान नहीं हुआ था क्योंकि फिटकरी तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। मेरे दोस्त ने कहा कि तुम यह क्या उठा कर लाए हो? तुम इसे मेरे घर से ले जाओ वरना यहाँ पर पुलिस आ जाएगी। मैंने कहा, यह तो फिटकरी है और फिटकरी होने से किसी के घर में पुलिस कैसे आ सकती है? मेरा दोस्त कहने लगा, तुम पागल हो गए हो? तुम्हें नहीं पता है कि यह कोई मामूली फिटकरी नहीं है। यह ऐसी फिटकरी है जिससे औरतें नशा करती हैं। तुम्हारी पत्नी दुकान में बैठकर गलत काम कर रही है। अभी तो शायद पुलिस को इस बारे में नहीं पता है कि तुम्हारी पत्नी यह चीज़ अपनी दुकान पर बेच रही है। अगर पता चल गया तो पुलिस तुम्हें तुम्हारी पत्नी को गिरफ्तार कर लेगी और इतनी लंबी सज़ा होगी कि तुम कभी जेल से रिहा नहीं हो सकोगे। यह सुनकर तो मैं घबरा गया और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा था क्योंकि मैं बहुत ईमानदार आदमी था। मैंने कभी बेईमानी का काम नहीं किया था। तो फिर यह मेरी पत्नी क्या कर रही थी? मैं सोच में पड़ गया था कि उसके पास यह फिटकरी कहाँ से आई थी। फिर मेरे दिमाग ने काम किया और मैं समझ गया कि हर महीने नताशा मेरे घर आती है और वो जो बैग में लेकर आती है शायद उसके अंदर यही फिटकरी होती है। यह चीज़ वह नेपाल से लेकर आ रही थी। मेरे दोस्त ने बताया कि यह फिटकरी यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगी। यह सिर्फ दूसरे शहरों में पाई जाती हैं। यह मामूली फिटकरी नहीं है। यह एक ऐसी फिटकरी है जिसको पानी में मिलाकर पीने से इसका नशा किया जाता है। और इस फिटकरी की एक खास बात यह भी है कि जो भी औरतें ये फिटकरी पानी में मिलाकर पीती है उसे कभी प्रेगनेंसी नहीं रहती। इसलिए फिटकरी का ऐसी औरतें सेवन करती हैं जिन्हें बच्चा नहीं चाहिए होता। मैंने सोचा तभी तो हमारी दुकान पर ज़्यादातर औरतों की भीड़ लगी रहती है। इसका मतलब यह था कि मेरी पत्नी और उसकी बहन यह दोनों मिलकर इस काम को अंजाम दे रही थी और जो मेरी साली मेरी पत्नी के लिए बैग लेकर आती थी वह इसी फिटकरी का होता था और वह इसे नेपाल से लेकर आ रही थी और वह दोनों मिलकर मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। मिठाई के साथ इस तरह की चीज़ बेचना कोई अच्छा काम नहीं था। मैं तो इसको मामूली फिटकरी समझ रहा था, लेकिन जब मुझे यह पता चला कि यह कोई मामूली फिटकरी नहीं है बल्कि यह नशा करने वाली फिटकरी है, यह सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी और अब मुझे कुछ भी करके इस गलत काम को रोकना था। लोग हमारे यहाँ मिठाई लेने के बहाने साथ ही इस चीज़ को भी खरीदने आते थे। इसका मतलब यह था कि मेरी मिठाई की दुकान पर सारी नशा करने वाली औरतें ही आ रही थी और या फिर कुछ ऐसी औरतें जिनको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी। वह औरतें अपने घर वालों से कहती होगी कि हम मिठाई लेने जा रहे हैं, जबकि वह औरतें ये गलत फिटकरी लेने आती थी। उन्हें मिठाई भी मिल जाती थी, अलग से फिटकरी को भी खरीद लिया करती थी। इस फिटकरी के पैसे मेरी पत्नी मुझे नहीं देती थी, शायद अपने पास ही संभाल कर रख रही थी और मिठाई के पैसे मुझे रोज़ दिया करती थी। मैंने अपना सर पकड़ लिया और मेरा दोस्त कहने लगा, अब तुम्हें कुछ भी करके इस काम को बंद करवाना होगा, क्योंकि अगर पुलिस को इस बात की खबर लग गई तो यहाँ की पुलिस तुम्हारे घर को सील कर देगी और तुम दोनों पति पत्नी को जेल में डाल देगी।
अपने दोस्त की बात सुनकर तो और भी घबरा गया था। मैं फ़ौरन ही घर गया और अपनी पत्नी से जाकर सवाल किया कि तुम्हारी बहन हर महीने हमारे घर क्यों आती है और क्या लेकर आती है। मेरा सवाल सुनकर मेरी पत्नी चौंक गई और कहने लगी, वह तो मेरे लिए कुछ भी नहीं लाती है। वह सिर्फ मुझसे मिलने के लिए हर महीने मेरे घर आती है। वह झूठ बोल रही थी। मैंने उसको सारी बात बता दी और कहा कि आज मैंने भेस बदल कर तुम्हारी सच्चाई जान ली है कि तुम क्या बेचती हो। मेरी बात सुनकर उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया और कहने लगी कि मैंने कई दिन दुकान पर बैठकर देख लिया था, कोई कस्टमर नहीं आ रहा था हमारी मिठाई खरीदने के लिए, जबकि मैंने मिठाई बनाने में इतनी मेहनत की। मैं इतनी मेहनत से मिठाई बनाती और साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखती थी कि लोगों को शुद्ध मिठाई मिल सके। मैंने लोगों को यकीन दिलाया कि हमारी मिठाई शुद्ध मिठाई होती है, इसमें किसी तरह की कोई मिलावट नहीं है। लेकिन किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं आया और कोई कस्टमर हमारी दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए नहीं आया और हमारा भी नुकसान होता चला जा रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मैंने किसी से सुना कि यहाँ पर फिटकरी बैन है, क्योंकि फिटकरी से नशा किया जाता है और औरतें फिटकरी का इस्तेमाल प्रेगनेंसी रोकने के लिए भी करती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यह फिटकरी मंगा लूँ और यहाँ पर बेचूँ तो हमें कुछ फ़ायदा होने लगेगा। अपनी बहन को फ़ोन किया और इस फिटकरी का नाम बताया तो मेरी बहन नेपाल से ये फिटकरी लेकर यहाँ आ जाती थी। वह कहने लगी कि इसमें कौन सी बुरी बात है, यह फिटकरी यहाँ के लोगों के लिए सोना है और वह लोग हमसे सोने के भाव ही खरीदते हैं, जबकि हमें यह फिटकरी नेपाल में सस्ती पड़ती है। मैंने अपनी पत्नी को डांट लगाई और कहा कि तुम इस गलत चीज़ की तारीफ कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह का काम करते हुए। वह कहने लगी कि अगर हमें फिटकरी बेचने से फ़ायदा हो रहा है तो इसमें गलत क्या है। मैंने उससे कहा, हमारी वजह से लोग नशा कर रहे हैं, मैं तुम्हें यह काम हरगिज़ नहीं करने दूंगा। आज के बाद तुम यह काम नहीं करोगी और अगर तुमने यह काम नहीं रोका तो मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। मेरी यह बात सुनकर वो घबरा गई थी। कहने लगी कि हमारे घर में तो बहुत सारी फिटकरी मौजूद है, अब मैं उसका क्या करूँगी। मैंने कहा उसे जला देना ताकि इस फिटकरी के बारे में किसी को पता ना चल सके। मैंने अपनी पत्नी को बताया कि इस फिटकरी को बेचने की सज़ा सिर्फ जेल है और जो यह फिटकरी यहाँ पर बेचेगा उसकी तो जमानत भी नहीं होगी। मेरी पत्नी बुरी तरह से डर गई थी और उसने वह सारी फिटकरी जलाकर राख कर दी। मेरी पत्नी ने अपनी बहन से भी फिटकरी लाने के लिए मना कर दिया था। अब मैं एक कंपनी में वॉचमैन हूँ, वहाँ पर मुझे अच्छी सैलरी मिलती है। भगवान का लाख लाख शुक्र था कि इस फिटकरी के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला था। अगर पता चल जाता तो हम दोनों पति पत्नी को जेल भी हो सकती थी। मेरी पत्नी ने इस बात की कसम खा ली कि वह आज के बाद कभी ऐसा गलत काम नहीं करेगी। अब हम दोनों पति पत्नी एक साथ बहुत खुश रह रहे हैं। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि हमें हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चलना चाहिए और कभी भी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाना चाहिए। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।